टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे साधनों के मूल्य निर्धारण के संबंध में। साधनों का मूल्य निर्धारण कैसे होता है, साधनों का, कौन से साधनों का, तो उत्पादन के साधनों का, उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, तो हमने प्रोडक्शन और कॉस्ट और जो इस तरह के अवधारणाओं के बारे में वीडियो बनाया है, उसमें आपको मिल जाएगा कि उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं। उत्पादन के साधन जो उत्पादन में योगदान देते हैं, किसी वस्तु के निर्माण में योगदान देते हैं। जैसे हमें मेज बनाना है तो मेज के लिए हमें लकड़ी चाहिए, लेबर चाहिए, मशीन चाहिए, है ना, तो लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए। तो ये सारे क्या है, उत्पादन के साधन है। तो उत्पादन के साधन का मूल्य निर्धारण कैसे होता है। किसी साधन को, जैसे लेबर है, तो लेबर को कितना वेज दिया जाए, कितना मजदूरी दिया जाए, कितना वेज दिया जाए, वो कैसे निर्धारित होगा, इसके बारे में हमें ये पढ़ना है। किसी साधन को, किसी व्यक्ति को की सैलरी, मान लो किसी को 20,000 मिलती है, किसी को 50,000 मिलती है, किसी को लाखों मिलता है, तो उनका कीमत का निर्धारण कैसे होता है वो आ, क्योंकि किसी व्यक्ति को जब कोई मजदूरी मिलती है या उसके बदले में कोई पैसे मिलते हैं, तो निश्चित रूप से वो पैसे इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि उसने कुछ योगदान किया है, कुछ काम किया है, किसी वस्तु के, प्रोडक्ट के या किसी सेवा को बनाने में उसने अपना योगदान दिया है। तो इसलिए उसको उसके बदले में पारिश्रमिक दिया जाता है, वेज कह लो, सैलरी कह लो, है ना, या उसके बदले में जो भी रिटर्न दिया जाता है वो उसको हम उसका मूल्य कहते हैं, उस साधन का कीमत कहते हैं, मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो उसका निर्धारण कैसे होता है, किसी साधन को हम कितना पैसे देंगे, कितना किसी साधन को पैसे मिलेंगे उत्पादन में योगदान के बदले, वो निर्धारण कैसे होगा, उसी का हम इस टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं। और इसमें हम पहले छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको समझ लेंगे। जैसे एमपीपी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, वीएमपी, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, एमआरपी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, ये सब क्या होते हैं, इनको पहले पढ़ लेंगे। क्योंकि आगे इसी के आधार पे आगे जो भी हम पढ़ेंगे, चाहे वो रेंट हो, लगान का सिद्धांत हो, रिकॉर्डो का और मॉडर्न का, या प्रॉफिट का, या इंटरेस्ट का, तो ये सारी चीज़ें उन सब में यूज होंगी। तो ये यहाँ पे समझ में आ जाएगा तो वहाँ पे समझना आसान हो जाएगा। तो हम एक एक करके बेसिक कंसेप्ट पहले समझेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, आगे कॉन्सेप्ट के बारे में समझते जाएंगे। एमआरपी एंड एआरपी कर्व इन परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन किस प्रकार का होगा। एआरपी एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट और एमआरपी कर्व किस प्रकार का होगा, परफेक्ट कंपटीशन में और इम्परफेक्ट कंपटीशन में, अपूर्ण प्रतियोगिता में। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे। और संतुलन की स्थिति कब होगी, किस प्रकार से, कहाँ पे उत्पादक संतुलन में आएगा, या कौन सी स्थिति में उत्पादक संतुलन की स्थिति में प्राप्त होगा, यानी कि उत्पादन वहां तक उत्पादन किया जाएगा और साधनों की कीमत किस प्रकार से निर्धारित होगी। तो इन सब बातों को हम इसमें समझेंगे। मीनिंग, जिस प्रकार किसी वस्तु का मूल्य उसकी मांग एवं पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है, उसी प्रकार किसी उत्पादन के साधन का मूल्य भी उसकी मांग एवं पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। कोई भी साहसी किसी भी साधन को उसके सीमांत उत्पादन से अधिक मूल्य नहीं देगा कभी भी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, उसके सीमांत उत्पादन से अधिक मूल्य नहीं दिया जाता है। किसी उत्पादन के साधन को उसकी सीमांत उत्पादन, यानी कि उत्पादन में जो योगदान कर रहा है, यदि वो उत्पादन में 10,000 रुपये का योगदान कर रहा है, तो उसको 10,000 रुपये से अधिक कीमत नहीं दी जाएगी, उससे कम होगी, या कम से कम, अधिक से अधिक इसके बराबर होगी। ठीक है, तो निर्धारण कैसे होगा, तो एक मोटी मोटा यहाँ पे ये समझ लेना जरूरी है कि उसके कीमत का निर्धारण, किसी साधन के मूल्य का निर्धारण होगा उसकी मांग और पूर्ति के द्वारा। जिस तरह से किसी वस्तु का निर्धारण, जैसे एक्स कोई वस्तु है तो उसकी कीमत का निर्धारण कैसे होता है, प्राइस का निर्धारण कैसे होता है, तो उसकी मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। जहाँ पे उसकी मांग उसकी पूर्ति के बराबर होती है, डी फॉर डिमांड, एस फॉर सप्लाई, इन दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पे काटते हैं, जहां पर एस सप्लाई बराबर है डिमांड के, और यहीं पे कीमत का निर्धारण हो जाता है। ये एक्स की इतनी वस्तु बेची जाएगी, खरीदी जाएगी, और
ये ओपी कीमत पर वस्तुएं बेची खरीदी जाएंगी। तो जहां पे उसकी मांग और पूर्ति बराबर होंगे वहां पे कीमत निर्धारण हो जाएगा। यदि मांग उसकी बढ़ जाए, मांग बढ़ के D1 हो जाए तो निश्चित उसकी कीमत बढ़ जाएगी, ओपी से OP1 हो जाएगा, मांगी गई वस्तुओं की मात्रा बढ़ जाएगी, OX1 हो जाएगी। इसी प्रकार से किसी उत्पादन के किसी साधन का मूल्य भी निर्धारित इसी प्रकार से होता है। यदि हम लेबर के यानी कि श्रम के कीमत निर्धारण की बात करें तो यह उसकी मांग वक्र है, लेबर की डिमांड कर्व, और यह सप्लाई कर्व है लेबर की। ये एक दूसरे को ई बिंदु पे काटते हैं जहां पे मजदूरी का निर्धारण होता है, OW। OL लेबर की मांग और पूर्ति होती है। यदि लेबर की मांग बढ़ जाए, लेबर की मांग बढ़ करके D1L हो जाए तो ऐसी स्थिति में वेज बढ़ जाएगा, वेज बढ़ के W1 हो गया, ठीक है। और संतुलन अब E1 बिंदु पर होगा जहां पे उसकी मांग और पूर्ति बराबर होगी। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी साधन का, उत्पादन के साधन का, चाहे वो लेबर हो, कैपिटल हो, या कोई भी उत्पादन के साधन है, उसकी कीमत का निर्धारण कैसे होगा? उसकी मांग और पूर्ति से, पहली चीज, उसकी डिमांड एंड सप्लाई से, और दूसरी चीज उसकी जो कीमत होगी, उसकी जो प्राइस दिया जाएगा उसको, वो कभी भी उसके मार्जिनल उत्पादन के ज्यादा नहीं होगा, सीमांत उत्पादकता के बराबर ही होगा या उससे कम ही होगा, ठीक है। प्राइस उससे कम ही होगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से, या ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर होगा। तो ये दो चीजें मुख्य रूप से निर्धारित करती हैं कि उसका कीमत कैसे निर्धारित होगा किसी साधन के मूल्य का, उत्पादन के साधन के मूल्य का। मुख्य अवधारणाएं क्या क्या है? तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एक होता है, सीमांत भौतिक उत्पादन, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, शॉर्ट में इसको कहते हैं MPP। तो MPP क्या होता है? जब उत्पादन के साधन में एक इकाई अतिरिक्त वृद्धि की जाए, यानी कि मान लीजिए लेबर की एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि करने पर टोटल प्रोडक्शन में जो वृद्धि हो जाता है, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन मतलब फिजिकल प्रोडक्शन, टोटल फिजिकल प्रोडक्शन, ठीक है। तो जितनी वृद्धि हो जाएगी वो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट MPP कहलाएगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं, यदि 10 लेबर मिल करके 100 मेज बनाते हैं और एक लेबर और बढ़ा दिया गया, 11 लेबर हो गए, और मेज की संख्या बढ़ करके 105 हो गई, तो एक लेबर के बढ़ने से मेज की संख्या में 5 की वृद्धि हो गई। तो यानी कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट MPP इसका 5 होगा, ठीक है। ये कहने का तात्पर्य यहाँ पे समझाया गया है। MPP इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट्स, ये फार्मूला के रूप में समझाया जा रहा है। टोटल प्रोडक्शन ऑफ N यूनिट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, N यूनिट जब उत्पादन के साधन का लगाया जा रहा है तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, और उसमें से एक इकाई घटा करके यदि टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है उसको घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि MPP क्या है। ये मैंने अभी एक उदाहरण से आपको समझा दिया। नेक्स्ट है सीमांत उत्पादन मूल्य, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, VMP। VMP बताता है जब MPP में हम गुणा कर दें, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट में गुणा कर देते हैं प्राइस का या AR का, AR ही प्राइस है, प्राइस का गुणा कर देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट या VMP। यानी कि VMP निकलता है MPP से ही, VMP मिल जाता है। जब MPP में हम गुणा कर देते हैं AR का या प्राइस का तो हमें वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट या सीमांत उत्पादन मूल्य प्राप्त हो जाता है। तीसरा है सीमांत आय उत्पादन, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। ये भी MPP से ही निकलता है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट से ही निकलता है। जब हम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट में गुणा कर देते हैं MR का, MR आपको रेवेन्यू वीडियो जाकर देखना पड़ेगा जिसमें रेवेन्यू हमने पढ़ाया था, AR MR, तो वो वहां पे पता चल जाएगा MR क्या है। तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट में जब गुणा कर देते हैं MR का तो हमें प्राप्त हो जाता है MRP, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। अब MR और यहाँ पे है AR और MR। तो AR और MR पूर्ण प्रतियोगिता में हमें पता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में दोनों बराबर होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में AR बराबर होता है MR का, पूर्ण प्रतियोगिता का वीडियो देख लेना। तो इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट बराबर होगा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में। अपूर्ण प्रतियोगिता में AR ज्यादा होता है MR के, तो इसीलिए वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट
ज़्यादा होगा MRP के, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, इसको अभी हम आगे देखेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता था अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। अपूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार को हम अपूर्ण प्रतियोगिता मानकर चलते हैं। एकाधिकारिक प्रतियोगिता हमने पढ़ा था, वो भी अपूर्ण प्रतियोगिता की ही दशा है। तो समझने के लिए हम केवल यहाँ पे अपूर्ण प्रतियोगिता का एकाधिकार की दशा ले लें। के अंतर्गत सीमांत उत्पादन मूल्य, भौतिक सीमांत उत्पादन मूल्य VMP और MRP में अंतर क्या होता है। तो अभी हमने देखा, चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता में एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है मार्जिनल रेवेन्यू के, और यही कारण है कि जो VMP है वो बराबर होगा MRP के। ठीक। अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, अपूर्ण प्रतियोगिता में AR बराबर नहीं होता है MR के, ठीक है, बल्कि क्या होता है AR ज़्यादा होता है MR के, और इसीलिए चूंकि VMP क्या है, VMP MPP इंटू AR है, और MRP MPP इंटू MR है। ठीक है। तो जब AR ग्रेटर देन MR, तो निश्चित रूप से VMP विल बी ग्रेटर देन MRP। ठीक। और यदि ये दशा हो, अभी जो हमने ऊपर देखा AR बराबर है MR के, तो ऐसी स्थिति में VMP बराबर हो जाएगा MRP के, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये दो स्थितियां प्राप्त होंगी। ये स्थिति होगी पूर्ण प्रतियोगिता की, पूर्ण प्रतियोगिता, और ये स्थिति होगी अपूर्ण प्रतियोगिता, यानी कि एकाधिकार की स्थिति। तो ये हमें समझ के रखना होगा, और इसीलिए आगे के कंसेप्ट हमें समझ में आएंगे। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब AR MR के बराबर होगा किसमें, पूर्ण प्रतियोगिता में, तो ये VMP MRP के बराबर होगा निश्चित रूप से। अपूर्ण प्रतियोगिता में AR बराबर होता है MR के। यहाँ पे चित्र भी हम दिखा दें, एक बार याद आ जाएगा आप लोगों को। अपूर्ण प्रतियोगिता में AR गिरता हुआ होता है इस प्रकार से, और उसके नीचे होता है MR। ठीक है। तो MR हमेशा कम होता है AR से। मान लीजिए ये उत्पादन की दशा है, संतुलन यहाँ पे हो रहा है ई बिंदु पे, तो AR ज्यादा है, ये है OP। ठीक है। और MR ये है OR। MR कम है, OP ज्यादा है, AR ज्यादा है। तो ये अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा है। अपूर्ण प्रतियोगिता में हमेशा AR ज्यादा होगा MR से, और इसीलिए VMP ज्यादा होगा MRP से। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होगा, पूर्ण प्रतियोगिता में एक सीधी रेखा होती है जो X एक्सिस के पैरेलल होती है, यही MR होता है और यही AR होता है। एक ही रेखा होता है जो बराबर होता है प्राइस के, ये प्राइस होता है। तो इस स्थिति में जो VMP होगा वो MRP के बराबर हो जाएगा, क्योंकि AR MR का अंतर ही इन दोनों में अंतर पैदा करता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। तो ये क्लियर हो गया। अपूर्ण प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता में ये दोनों अलग अलग इस प्रकार से होंगे। ये इंग्लिश में दिया हुआ है यहाँ पे, अंडर परफेक्ट कंपटीशन द VMP ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट फैक्टर। ये VMP MRP के बराबर होगा किसमें, perfect competition में, which is the addition of to the total revenue when more and more unit of a factor are added to the fixed amount of other factors, or MRP is equal to MPP into MR। हम देख चुके हैं अंडर परफेक्ट कंपटीशन इट इज सिंपली MPP मल्टीप्लाइड बाय द कंस्टेंट प्राइस एज P इज इक्वल टू MR। तो परफेक्ट कंपटीशन में निश्चित रूप से दोनों बराबर होंगे, VMP और MRP। ठीक है। VMP इक्वल टू MPP इंटू प्राइस, एंड MRP इक्वल टू MPP इंटू MR होता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इसलिए दोनों बराबर होते हैं। सो अंडर परफेक्ट कंपटीशन VMP ऑफ फैक्टर विल बी इक्वल टू MRP ऑफ ए फैक्टर, बट इन परफेक्ट कंपटीशन VMP विल नॉट इक्वल टू MRP। ये हमने अभी देखा, इम्परफेक्ट कंपटीशन में ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, बिकॉज AR और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड MR इज नॉट इक्वल। AR और MR बराबर नहीं होते हैं। क्या होते हैं तब, AR ज्यादा होता है MR से, किसमें, इम्परफेक्ट कंपटीशन में, अपूर्ण प्रतियोगिता में या एकाधिकार की स्थिति में। MRP एंड ARP कर्व
इन परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। ARP क्या है? ARP एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट है। इसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है? तो टोटल प्रोडक्शन में आउटपुट से जब भाग देते हैं तो एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, टोटल टोटल रेवेन्यू में क्यू से भाग दे देंगे तो हमें ARP प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये चूंकि टोटल रेवेन्यू प्रोडक्ट इसको कह सकते हैं, टोटल रेवेन्यू प्रोडक्ट, चूंकि वेरिएबल फैक्टर जो उत्पादन में लगाते जाते हैं और उत्पादन बढ़ता जाता है उनको हम वेरिएबल फैक्टर कहते हैं। यानी प्रदर्शी साधन जैसे लेबर है, कच्चे पदार्थ हैं, इनका जब उत्पादन हमें बढ़ाना रहता है तो इन्हीं को हम बढ़ा करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो वेरिएबल फैक्टर के बढ़ाने से जो कुल उत्पादन प्राप्त होता है, उत्पादन प्राप्त होता है, उसको बेचने से जो कुल आगम प्राप्त होता है, तो उसमें हम जब उत्पादन की मात्रा से भाग दे देंगे तो ARP प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें हम देखेंगे ARP हमेशा MRP के ऊपर होगा, ज़्यादा होगा। उत्पादन की शुरुआत की दशा में MRP अधिक हो सकता है, MRP ज़्यादा हो सकता है ARP से। 3 उत्पादन की स्थितियां हैं, हम जानते हैं। बढ़ते उत्पादन का नियम, इंक्रीजिंग उत्पादन, जब प्रोडक्शन में पढ़ाया था तो ये सारी बातें बता चुकते हैं। इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, कांस्टेंट प्रोडक्शन एंड डिक्रीजिंग प्रोडक्शन, उत्पादन के घटते प्रतिफल, ये 3 प्रतिफल के अंतर्गत कार्य करता है कोई भी उत्पादन का नियम। तो MRP शुरू में ज़्यादा हो सकता है, फिर एक स्थिति आएगी इंक्रीजिंग में MRP ज़्यादा होगा, कांस्टेंट में MRP इक्वल टू हो जाएगा ARP के, और डिक्रीजिंग में MRP कम हो जाएगा ARP के। ठीक है, ARP के। तो ये स्थितियां बनेंगी उत्पादन की दशा में, और ये दोनों U आकार के होंगे, उल्टे U आकार के, इस प्रकार के ARP होगा ये, और ये होगा MRP, जो इसके उच्चतम बिंदु को काटता हुआ नीचे गिरेगा। ये उच्चतम बिंदु पर क्यों बराबर होगा, ये भी हमने प्रोडक्शन में पढ़ा है और बाजार की दशाओं में पढ़ा है, उसमें आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि इस स्थिति में, समता उत्पादन के नियम की स्थिति में, MRP बराबर हो जाएगा ARP के। ठीक है, तो ये स्थिति बनती है, इसको देखते हैं। तो सीमांत भौतिक उत्पादन वक्र का स्वरूप उत्पादन के 3 नियमों के क्रियाशीलन के कारण अंग्रेजी के U अक्षर के उल्टे आकार का होगा, अभी हमने देखा, इसलिए इस पर आधारित ये वक्र भी इसी आकार के होंगे। अपूर्ण प्रतियोगिता तथा पूर्ण प्रतियोगिता में प्रदर्शित वक्रों में निम्नांकित अंतर होंगे। तो ये किस तरह के अंतर होंगे, यहाँ 3-4 अंतर दिखाया गया है। पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत MRP और ARP में क्या अंतर होंगे, या इसकी विशेषता पूछ दिया जाए यदि कि MRP और ARP की विशेषता बताइए, तो भी ये आप इसमें लिख सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत उत्पादन मूल्य यानी कि VMP तथा सीमांत आय उत्पादन यानी कि MRP वक्र में भेद नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में हम अभी पढ़ते ही आ रहे हैं कि VMP और MRP दोनों बराबर होते हैं। तो जब दोनों एक ही हैं, दोनों बराबर हैं, तो वक्र भी सेम होगा, एक ही होगा। लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता में चूंकि दोनों बराबर नहीं होते हैं, इसलिए अलग अलग वक्र होंगे। और एकाधिकार या अपूर्ण प्रतियोगिता में हमने देखा है कि AR बराबर होता है MR के, इस कारण से ये दोनों वक्र अलग अलग होंगे। पूर्ण प्रतियोगिता में ये वक्र VMP और MRP, ये दोनों वक्र सीमांत भौतिक उत्पादन वक्र से समान दूरी पर होंगे, क्योंकि ये वक्र एक ही होंगे पूर्ण प्रतियोगिता में, इसलिए सीमांत भौतिक उत्पादन यानी कि MPP वक्र से एक ही समान दूरी पर होंगे। जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में ये दोनों वक्र MPP के करीब आते जाएंगे, जबकि MRP वक्र ज्यादा करीब होगा। ठीक है, MRP वक्र ज्यादा करीब होगा, क्योंकि MRP वक्र बनता है किससे, MRP वक्र बनता है MPP इंटू MR से, मार्जिन रेवेन्यू से बनता है। जबकि VMP वक्र किससे बनता है, वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट किससे बनता है, तो ये बनता है AR से, ये AR से संबंधित होता है, एवरेज रेवेन्यू से संबंधित होता है। तो इसलिए ये ज्यादा करीब होगा, यानी कि MRP वक्र MPP के ज्यादा करीब होगा, किसमें, अपूर्ण प्रतियोगिता में। पूर्ण प्रतियोगिता में प्रदर्शित सीमांत आय उत्पादन, सीमांत मूल्य उत्पादन वक्र अपूर्ण प्रतियोगिता में प्रदर्शित इन्हीं वक्रों की अपेक्षा अधिक चपटा होगा।
पूर्ण प्रतियोगिता में ये दोनों वक्र, कौन कौन से वक्र, एमआरपी और वीएमपी, ये दोनों वक्र पूर्ण प्रतियोगिता में अधिक फ्लैट होंगे, अधिक चपटे आकार के होंगे, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में ये अधिक ढालू, स्लोप, अधिक स्लोपी होंगे। अपूर्ण प्रतियोगिता में प्रदर्शित एमआरपी वक्र वीएमपी वक्र की अपेक्षा अधिक ढालू होगा, अधिक स्टीपर होगा, ठीक है, अधिक ढालू होगा। किसमें, अपूर्ण प्रतियोगिता में ये दोनों वक्र तेजी से नीचे गिरते हुए होंगे। अब समानतः सीमांत आय उत्पादन वक्र को ही सीमांत उत्पादन या सीमांत उत्पादकता के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसा कि हमने प्रोडक्शन में पढ़ा था कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर पढ़ा था, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, या मतलब किसी भी साधन का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर क्या होता है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर ही मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट होता है। क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर हम उसे कहते हैं जब उस साधन की एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादन में लगाने से जो उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, जैसे 5 कुर्सी बढ़ जाती है, तो उस 5 कुर्सी को बेचने से जो आय उत्पादक को प्राप्त होगा वही मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहलाती है और वही एमआरपी भी कहलाती है। तो ये दोनों से कंफ्यूज नहीं होना है। एमपी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी एक ही चीज है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपूर्ण प्रतियोगिता में प्रदर्शित एमआरपी पूर्ण प्रतियोगिता में प्रदर्शित एमआरपी वक्र की अपेक्षा अधिक ढालू है। इससे संबंधित औसत आय उत्पादन वक्र भी प्रदर्शित है चित्र में। सीमांत तथा औसत मूल्यों के बीच संबंधों की जो व्याख्या इससे पूर्व की जा चुकी है उसे यह स्पष्ट है कि एमआरपी वक्र एआरपी वक्र के शीर्ष बिंदु से होकर जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों वक्रों को हम दोनों बाजारों में अलग अलग देख लेते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होगा, पूर्ण प्रतियोगिता में एआरपी वक्र इस तरह से होता हुआ जा रहा है। एआरपी वक्र पहले बढ़ते हुए, हमने अभी देखा कि उत्पादन की 3 स्थितियां, इंक्रीजिंग बढ़ते उत्पादन का नियम, दूसरा कांस्टेंट उत्पादन का नियम, तीसरा डिक्रीजिंग उत्पादन का नियम, डिक्रीजिंग घटते प्रतिफल। ठीक है, इन 3 स्थितियों में उत्पादन कार्य करता है। तो बढ़ते उत्पादन में शुरू में बढ़ते उत्पादन का कार्य करता है, इसलिए एआरपी बढ़ता हुआ जा रहा है। एक ई स्थान पे आकर के समता उत्पादन का नियम क्रियाशील हो जाता है, उसके बाद घटते उत्पादन का नियम क्रियाशील होता है। इसी प्रकार से एमआरपी के साथ भी होता है। एमआरपी शुरू में बढ़ता है, फिर बहुत तेजी से नीचे गिरता हुआ है। ये इतना तेजी से नीचे क्यों घटता है, ये सारी बातें हमने रेवेन्यू वीडियो में हमने बता चुका है। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में हमने अभी पढ़ा कि पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में एमआरपी बराबर होगा वीएमपी के, और इसीलिए एमआरपी वीएमपी एक ही वक्र होगा। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा भी है एमआरपी या और वीएमपी वक्र, ये दोनों एक ही प्रेजेंट करेगा। और ई बिंदु से होकर आएगा, उच्चतम बिंदु है एआरपी का, उच्चतम बिंदु ई है, इसके ऊपर से होता हुआ आएगा। और ई बिंदु के पहले एमआरपी या वीएमपी ज्यादा होगा एआरपी के। क्यों, क्योंकि बढ़ता नियम क्रियाशील हो रहा है। और इसको और डिटेल में जानना है तो हमें मेरा जो एआरपी और एआर और एमआर के बीच संबंध वाला वीडियो उसको देख लेंगे तो पता चल जाएगा। ई बिंदु पर आकर के एक ऐसी स्थिति आती है उत्पादन के बीच में, उत्पादन बढ़ते 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 जब एक ऐसा स्थिति आता है जहाँ पे एमआरपी बराबर हो जाता है एआरपी के, जैसा कि ई बिंदु पे दिखाया गया है। और ई बिंदु के बाद क्या है, ई बिंदु के बाद इधर एमआरपी लेस देन एआरपी हो गया, क्योंकि उसके बाद बहुत तेजी से नीचे गिरता है। एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट बहुत तेजी से गिरता है, क्योंकि उत्पादन के साधन की एक मात्रा के सर्टेन स्थिति के बाद उत्पादन की फिर अतिरिक्त इकाई लगाएंगे तो उसकी उत्पादकता बहुत कम होगी, बहुत तेजी से नीचे गिरती है। तो ई बिंदु के बाद ये एमआरपी कम हो जाएगा एआरपी, जैसा कि दिखाया गया है कि एमआरपी नीचे हो जाता है, एआरपी जबकि ऊपर ही रहता है। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में होता है। अब अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा में, अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा में हम जानते हैं कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा होगा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के। यहाँ पे वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट की उपयोगिता नहीं है, इसलिए नहीं दिखाया गया है। वो भी कहीं इधर ही होगा, लेकिन एमआरपी के ऊपर होगा। ठीक है, ये ऊपर कहीं होगा। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट ये है कि यहाँ पे बहुत तेजी से नीचे गिरता हुआ होगा अपूर्ण प्रतियोगिता में। पूर्ण प्रतियोगिता की अपेक्षा दोनों वक्र बहुत तेजी से नीचे गिरते हुए होंगे। एआरपी और एमआरपी का उपयोग ज्यादा किया जाता है इसमें। तो ये दोनों संतुलन की दृष्टि से भी ये दोनों ही वक्रों का उपयोग होगा, इसलिए वीएमपी
VMP यानी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट की वक्र को यहाँ पे दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। ये क्लियर है कि VMP MRP वक्र के ऊपर होगा, क्योंकि VMP ज्यादा होता है MRP के। इसमें भी ई बिंदु जो अधिकतम स्थिति है, ई बिंदु पर क्या है, MRP बराबर है ARP के, और इसके पहले MRP ज्यादा है ARP के, और इसके बाद MRP कम है ARP के। तो ये तीन स्थितियां उत्पादन की तीनों दशाएं यहाँ भी लागू हो रही हैं। पहले उत्पादन बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, फिर एक समता उत्पादन का नियम जहाँ ई पर दिखाया गया है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल लागू होता है, फिर डिक्रीजिंग रिटर्न घटता हुआ उत्पादन फलन लागू हो जाता है। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत जो कि दिया गया है जेबी क्लार्क के द्वारा। जेबी क्लार्क ने एक पुस्तक लिखा था द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो कि 1902 में लिखा था। वैसे इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो गई थी। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का विचार शुरुआती 19वीं शताब्दी के विचारकों के लेखों में मिलती है, लेकिन इसका कोई व्यवस्थित और उचित उदाहरण नहीं मिलता है। तो इसका व्यवस्थित रूप से जो प्रतिपादन है, उन्होंने जेबी क्लार्क ने 1902 में एक किताब लिखी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और उसमें इन्होंने सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत दिया। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अंतर्गत ये हमें देखना रहता है कि किसी साधन का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाए। तो उन्होंने कहा कि सीमांत उत्पादकता के सिद्धांत पर निर्धारित किया जा सकता है कि किसी साधन को हम कितना मूल्य दें। कि यदि लेबर है, लेबर को हम काम पे लगा रहे हैं, तो उसको कितना दिया जाए, कितना मूल्य देना उचित रहेगा। ठीक है, हम किसी लेबर को अपने घर पे काम करने के लिए लगाते हैं, या अपने खेतों में काम करने के लिए लगाते हैं, या कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट देता है, रोजगार देता है, तो उसको कितना वेज देगा या कितना सैलरी कितना देगा, ये कैसे डिसाइड हो, किस आधार पे निर्धारित हो कि उसको 10,000, 20,000, 50,000 कितना दिया जाए, ये इसका निर्धारण किस प्रकार से हो। तो उन्होंने कहा कि सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के आधार पर हम निर्धारित कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि उसकी सीमांत उत्पादकता के आधार पर उसको पैसे दिया जाए, जितना वो उत्पादन में योगदान करता है उसी के बराबर उसको दिया जाने वाला सैलरी या दिया जाने वाला मजदूरी होना चाहिए। एक लतीफा है, एक आदमी मार्केट गया और कुत्ता खरीदने। तो जब कुत्ते के मार्केट में पहुंचा तो एक आदमी कुत्ता बेच रहा था। तो उसने पूछा क्या रेट है कुत्ते का, तो आदमी ने बताया कि 50,000 रुपये है। तो उसने पूछा 50,000 रुपये, ये वफादार है इतना? तो उसने कहा कि ये तो बहुत ही वफादार है, और ये इतना वफादार है कि इसको मैंने लगभग 10 बार बेच चुका, और 10 बार ये भागकर मेरे ही पास वापस आ जाता है। तो किसी वस्तु का कीमत निर्धारण कैसे किया जाए, इसके लिए जेबी क्लार्क ने कहा कि सीमांत उत्पादकता के आधार पे हम उसका निर्धारण कर सकते हैं कि यदि उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के द्वारा, यदि एक लेबर को हमने काम पे लगाया और उसके द्वारा एक मेज बनाया गया, उदाहरण मैं दे रहा हूँ, एक मेज बनाया गया और उस मेज को बेच करके 500 रुपये प्राप्त होते हैं, तो उस लेबर को ज़्यादा से ज़्यादा हम 500 रुपये दे सकते हैं। ये 500 रुपये उसका मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट बराबर होना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू के, एटलीस्ट तभी उत्पादक कार्य पे लगाएगा उसे। यदि ये 500 रुपये में बेचा जा रहा है और उस लेबर को दिया गया है 600 रुपये, तो इसका मतलब कि उसे लॉस हो गया, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, लॉस की स्थिति होगी। लॉस की स्थिति में कोई भी उत्पादक कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उत्पादन करता ही है लाभ के लिए। तो इसलिए वो वहीं तक साधनों को रोजगार देगा जहां तक उसकी सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो जाए, यानी कि उस साधन को उत्पादन में लगाने से जो उसे आय प्राप्त हो रही है वो बराबर हो उस उत्पादन को बेच करके जो उत्पादक को प्राप्त होगा उसके। ठीक है, तो उत्पादक को जो प्राप्त होगा वो
लागत के बराबर होना चाहिए। उसी को कहा गया सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत कहता है कि उसके सीमांत उत्पादन के बराबर उसको मजदूरी दिया जाए या वेज दिया जाए। ठीक है, तो इसका प्रतिपादन किया था, ये क्लियर हो गया। इसका प्रतिपादन जेबी क्लार्क ने कहा किया था, अपनी उनकी पुस्तक थी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, 1902 में उन्होंने लिखा। तो बेसिकली हम यहीं से उत्पादकता, सीमांत उत्पादकता के सिद्धांत का शुरुआत मानते हैं। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में अनेक अर्थशास्त्रियों और विशेष रूप से जेवंस, विकस्टेड, मार्शल, वालरा आदि इस सिद्धांत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया इन लोगों ने। यहाँ इंग्लिश में उसी चीज को थोड़ा सा लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी द प्राइस और द अर्निंग ऑफ ए फैक्टर टेंड्स टू इक्वल द वैल्यू ऑफ इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट उसके प्राइस के बराबर होना चाहिए, किसके? उत्पादन के साधन के। यहाँ प्राइस की बात ये समझना कि उत्पादन के साधन की बात हो रही है, यानी कि लेबर की बात हो रही है, या जो भी उत्पादन के साधन उत्पादन में लगाए जा रहे हैं उनकी बात हो रही है, उनकी कीमत की बात हो रही है। यानी कि किसी को मजदूरी कितना दिया जा रहा है, या किसी को पारिश्रमिक कितना दिया जा रहा है, उसकी बात हो रही है। यहाँ पे वस्तु की कीमत की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, 10 रेंट ऑफ इक्वल रेंट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट वीएमपी ऑफ लैंड। यदि लैंड की बात हो रही है तो लैंड की कीमत उसकी उत्पादकता के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यदि कोई किसी के खेत पे कोई लेकर के खेती करता है और उसके लिए कुछ लगान देता है, तो लगान कम से कम इतना हो जितना उससे उस खेत से उसे प्राप्त हो जाता हो उत्पादन, तभी वो उत्पादन करेगा, नहीं तो छोड़ देगा। वेज आर इक्वल टू वीएमपी ऑफ लेबर। किसी श्रमिक को उतना ही वेज दिया जाए जितना उसके द्वारा उत्पादित वस्तु के मूल्य के बराबर हो, एंड सो ऑन। और इसी तरह से कैपिटल कैपिटल का जो कैपिटल से जो रिटर्न या प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है, या जो रिटर्न मिल रहा है, वो बराबर होना चाहिए उसके इंटरेस्ट से, क्योंकि उसकी कीमत इंटरेस्ट है, ब्याज के बराबर हो। तो इस प्रकार जो भी उत्पादन के साधन है उनकी जो कीमत है उसके 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 उत्पादकता के बराबर हो, यानी कि जो उसके द्वारा उत्पादन किया जा रहा है उसके बराबर हो। द न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैव अप्लाइड द सेम प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, MC इक्वल टू MR। यही सिद्धांत न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स ने अपनाया। जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगा, वहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। टू डिटरमिन द फैक्टर प्राइस, साधन कीमत निर्धारण के लिए उन्होंने इसी थ्योरी को अपनाया। जस्ट एज एन एंटरप्रेन्योर मैक्सिमाइजेस हिज टोटल प्रॉफिट्स बाय इक्वेटिंग MC इक्वल टू MR, he also maximizes profit by equating the marginal product of each factor with its marginal cost। वितरण के सीमांत सिद्धांत के अनुसार, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार, उत्पादन के विभिन्न साधनों का पारितोषिक उनकी सीमांत उत्पादकता के आधार पर निर्धारित होता है। जिस प्रकार से किसी वस्तु का मूल्य उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर होता है। जैसे हमने मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी पढ़ा था मार्शल के अनुसार, तो हम किसी वस्तु की कीमत उतना ही देते हैं जितना उससे हमें उपयोगिता प्राप्त होती है। उसी प्रकार प्रत्येक साधन का मूल्य या पारिश्रमिक नियोक्ता के लिए उस साधन की सीमांत उत्पादकता के बराबर होता है। ठीक इस प्रकार वितरण के सिद्धांत में सीमांत उत्पादकता सिद्धांत को एक केंद्र स्थान प्राप्त है। ठीक है, वितरण के सिद्धांत में उन्होंने कहा कि सभी साधनों, उत्पादन के सभी साधनों को, ये यदि टोटल उत्पादन है, उत्पादन के सभी साधनों को, इसमें लेबर ने कंट्रीब्यूशन किया, इसमें लैंड का कंट्रीब्यूशन है ना, ये लेबर है, इसमें कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल है, इसमें एंटरप्रेन्योर है, यानी कि साहसी है, कैपिटलिस्ट है। तो इन साधनों को उनके यदि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए तो टोटल प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा, यानी कि सब में बंट जाएगा और ये समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कीमत निर्धारण होता है वो इस प्रकार से होना चाहिए। क्लार्क ने प्रदर्शित किया कि स्थैतिक दशाओं में उत्पादन का प्रत्येक साधन, यहाँ तक कि साहसी मतलब जो उत्पादन शुरू किया है, जिसने पूंजी अपनी लगाई है, जो मालिक है फैक्ट्री का, अपनी सीमांत उत्पादकता के बराबर पारितोषिक प्राप्त करेगा। विकस्टीट कहते हैं कि उत्पादन सप्ताह नियम लागू हो तो कुल उत्पादन, उस उत्पादन को करने में लगे हुए विभिन्न साधनों के सीमांत उत्पादन
के बराबर होगा, यानी कि विभिन्न साधनों के सीमांत उत्पादन को जोड़ दिया जाए तो हमें कुल उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार यह कहा जा सकता है कि साधनों का पारितोषिक यदि उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर दे दिया जाए तो कुल उत्पादन समाप्त हो जाएगा, जैसा अभी हमने बताया। जिस प्रकार से कोई फर्म किसी वस्तु का उस बिंदु तक उत्पादन करती है जिस पर उस फर्म द्वारा उत्पादित अतिरिक्त इकाई का मूल्य उसकी लागत के बराबर हो जाए, क्योंकि इसी बिंदु पर फर्म का लाभ अधिकतम होगा। उसी प्रकार नियोक्ता भी जब किसी उत्पादन के साधन को उत्पादन में लगाता है तो वह अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है। उसका लाभ वहां अधिकतम होगा जहां उसे उत्पादन के साधन की अंतिम इकाई से उत्पादित वस्तु से मिलने वाली आय उस साधन की अंतिम इकाई को दी जाने वाले पारिश्रमिक के बराबर हो, अर्थात ये सीमांत उत्पादकता उसकी सीमांत लागत के बराबर हो, यानी कि एम सी शुड बी इक्वल टू एम आर। वहां पे उत्पादन किया जाएगा उस स्तर पे। यदि एम आर इज ग्रेटर देन एम सी तो वो उत्पादन को बढ़ाएगा, क्योंकि उसे लाभ हो रहा है, क्योंकि जितना लागत लग रहा है उससे ज्यादा उसे रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है, आय प्राप्त हो रहा है, तो उत्पादन को बढ़ाएगा। और उत्पादन जब बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उत्पादन जैसे जैसे बढ़ेगा मार्जिन रेवेन्यू कम होगा, यानी कि ये कम होगा मार्जिन रेवेन्यू कम होते होते एक स्तर आएगा, ऐसा आएगा जहां मार्जिन कॉस्ट के बराबर हो जाएगा, और यहीं पे उत्पादक को अधिकतम प्रॉफिट की प्राप्ति होगी, उसके आगे उसे लॉस होगा। यदि किसी साधन का पारितोषिक उसके सीमांत उत्पादक से अधिक हो, यानी कि साधन की पारितोषिक मतलब एमआर मार्जिन रेवेन्यू यदि ज्यादा हो, और सीमांत उत्पादकता क्या है, मार्जिन रेवेन्यू ज्यादा हो मार्जिनल कॉस्ट से। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, जो साधन को दिया जा रहा है, लागत जो साधन को भुगतान किया जा रहा है, कॉस्ट तो ज्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में उत्पादन को बढ़ाया जाएगा और साधनों को लगाया जाएगा, क्योंकि उसे अधिक लाभ हो रहा है। यदि मार्जिन रेवेन्यू कम हो मार्जिनल कॉस्ट से तो उत्पादन को घटाया जाएगा, जिससे कि जैसे उत्पादन घटेगा तो मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ेगा और यह बढ़ते बढ़ते मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाएगा, वहीं पे अधिकतम लाभ की स्थिति होगी। अब यदि मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे यदि हम वेज को लिया जाए, यदि वेज कम है मार्जिनल रेवेन्यू से, ऐसे समझ सकते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि मजदूर के द्वारा उत्पादित की गई उत्पादन तो कम है, तो जो मजदूर है वो उस उत्पादन को छोड़कर कहीं और किसी और उत्पादन में लग जाएगा। तो इस प्रकार से यह तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरे अर्थव्यवस्था में मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर ना हो जाए, या मार्जिनल रेवेन्यू बराबर ना हो जाए वेज के बराबर ना हो जाए। तो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है कि सीमांत उत्पादकता से कम पारिश्रमिक दिया जाए। यदि सीमांत उत्पादकता से कम पारिश्रमिक दिया जाएगा तो पूर्ण गतिशील होने के कारण उत्पादन के साधन इस कार्य को छोड़कर उस कार्य में लगना अधिक पसंद करेंगे जिसमें पारितोषिक अपेक्षाकृत अधिक हो। द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी स्टेट्स that under perfect competition the price of each factor of production will be equal to its marginal productivity। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट फैक्टर्स, ठीक है, प्राइस ऑफ फैक्टर्स मतलब मार्जिनल कॉस्ट, ये ध्यान, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, प्राइस ऑफ फैक्टर है, और ये बराबर होगा मार्जिनल रेवेन्यू के। वही बात यहाँ पे कही जा रही है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, द प्राइस ऑफ फैक्टर इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। द फर्म विल एम्प्लॉय that number of a given factor at which price is equal to its marginal productivity. Thus, for industry, it is a theory of factor pricing, while for a firm, it is a factor demand theory. तो इंडस्ट्री के लिए यह फैक्टर प्राइसिंग है, जबकि फर्म के लिए फैक्टर डिमांड थियरी को प्रेजेंट करता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इस थियरी का कि कैसे कीमत का निर्धारण कैसे होगा और किस प्रकार से परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिटर्मिनेशन होगा। तो इसके लिए हम कुछ एजम्पशंस, कुछ मान्यताओं को लेकर चलेंगे।
जैसे कि हम मान के चलते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन है बोथ मार्केट में, वस्तु और साधन दोनों बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता है। वस्तु बाजार में, प्रोडक्ट मार्केट में और साधन बाजार में, उत्पादन के साधन, साधन का मतलब उत्पादन के साधन। ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, घटते प्रतिफल का नियम क्रियाशील हो रहा है। होमोजेनिटी एंड डिविजिबिलिटी ऑफ द फैक्टर, यानी कि सभी उत्पादन के साधन एक समान है, बराबर है, और उनको एक बराबर इकाई में बांटा भी जा सकता है, ठीक है, और सभी साधन बराबर है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है, इट मीन्स दैट द फैक्टर लाइक लेबर, कैपिटल एंड अदर कैन बी फ्रीली एंड इजीली सब्स्टिट्यूटेड फॉर वन टू अनदर, यानी कि कैपिटल को लेबर के और लेबर को कैपिटल के स्थान पे पूरी तरह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। उससे उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबका जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है ऑफ लेबर बराबर है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल के, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लाभ अधिकतम करना ही उत्पादक का मुख्य उद्देश्य है। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर, सभी साधन पूर्ण रोजगार की स्थिति में है। फैक्टर मोबिलिटी, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, साधनों की पूरी तरह से गतिशीलता है, वो किसी भी उत्पादन के को छोड़कर दूसरे उत्पादन में जा सकते हैं। तो ये मान्यताएं हैं 7, इन मान्यताओं को लेकर के हम संतुलन की स्थिति को ज्ञात करते हैं। संतुलन की स्थिति में क्या होगा, यदि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता हो तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता द्वारा, नियोक्ता मतलब साहसी या उत्पादक या फर्म का मालिक, जो मजदूरी या मूल्य चुकाना होगा वह पूर्व निश्चित है। इसका निर्धारण बाजार में क्रियाशील होने वाली शक्तियों के द्वारा उद्योग ने निर्धारित किया है। ठीक उसी प्रकार जैसे वस्तु के मूल्य निर्धारण के संबंध में उन्होंने फर्म के लिए मूल्य निर्धारण पूर्व निश्चित हमने देखा है। जब परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे थे तो उसमें हम देख रहे थे कि जो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है उसमें इंडस्ट्री कीमत का निर्धारण कर देती है, उसी कीमत पर सभी फर्में अपने वस्तुओं को बेचती है। इसी प्रकार से साधन बाजार में एक फैक्टर मार्केट भी है। फैक्टर मार्केट क्या है, जिसमें साधनों का क्रय विक्रय होता है। ऐसा मार्केट जहाँ जैसे वस्तु बाजार वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, उसी प्रकार साधन बाजार उत्पादन के साधनों का जहाँ क्रय विक्रय होता है, वहां पर कीमत पूर्व से निर्धारित होता है। यानी कि साधनों का कीमत पहले से निर्धारित है। यदि श्रम बाजार है तो श्रम बाजार में जो वेज है वो पूरी तरह से फिक्स है, एक ही वेज रेट पे सभी साधनों को खरीदा जाएगा और बेचा जाएगा। तो पूर्ण प्रतियोगिता में जिस प्रकार से वस्तु बाजार में वस्तु की एक ही कीमत रहती है, उसी प्रकार से साधन बाजार में भी साधन की एक ही कीमत होगी, जिस कीमत पर उत्पादक यदि उसे उत्पादन को बढ़ाना है तो दिए हुए कीमत पर, दिए हुए मजदूरी पर चाहे जितना साधन खरीद करके अपने उत्पादन में लगा सकता है। उत्पादक अपने व्यवहार द्वारा या नियोक्ता अपने व्यवहार द्वारा बाजार की मांग को प्रभावित नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे खरीदार हैं, अनगिनत खरीदार हैं, तो इसलिए उसके द्वारा जो मांगी गई मात्रा है वो बहुत थोड़ी है और वहां पे बहुत अधिक मात्रा में खरीदार हैं। तो वो अपनी मांग से कोई प्रभाव उस पर इफेक्ट नहीं डाल सकता है वस्तु बाजार में, ठीक है। वह दिए हुए मूल्य पारिश्रमिक दर पर चाहे जितने भी श्रमिक खरीद सकता है। ऐसी स्थिति में अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए वह अधिक से अधिक यह कर सकता है कि उत्पादन के साधनों के प्रयोग को उस सीमा तक बढ़ाए जहां प्रत्येक साधन की सीमांत उत्पादकता निर्धारित दर के बराबर हो जाए। यानी कि जो उसे वो वेज दे रहा है वो कम से कम वाले रेवेन्यू के बराबर हो जाए, उस सीमा तक वो साधनों को बढ़ाएगा। यानी कि यदि वेज कम है, मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है, तो अपने उत्पादन को बढ़ाएगा, यानी कि लेबर के एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा, लेबर की संख्या को अपने उत्पादन में लगाता जाएगा, तब तक लगाएगा जब तक कि वेज बराबर न हो जाए मार्जिनल रेवेन्यू के। यानी कि ऐसी स्थिति जिसमें वेज ज्यादा हो जाए मार्जिनल रेवेन्यू के, वेज ज्यादा हो जाए मार्जिनल रेवेन्यू के, तो ऐसी स्थिति में वो लॉस की स्थिति में होगा। इसलिए इस स्थिति में वो कार्य नहीं करेगा, वो यहीं पर उत्पादन के साधनों को रोजगार देना बंद कर देगा जहां पर मजदूरी बराबर हो सीमांत उत्पादकता के, ठीक है। तो इस प्रकार संस्कृति की स्थिति दो स्थितियों में होगी, दो शर्तों में संस्कृति की स्थिति निर्धारित होगी। पहला, प्रत्येक रोजगार में एक साधन की सीमांत उत्पादकता समान हो। अभी जो मैंने बताया कि जैसे लेबर की सीमांत उत्पादकता बराबर है कैपिटल की सीमांत उत्पादकता के,
मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल यानी कि उत्पादन में लगे हुए प्रत्येक साधन की सीमांत उत्पादकता एक दूसरे के सीमांत उत्पादक के बराबर हो। दूसरा जो शर्त है, रोजगार में प्रत्येक साधन की सीमांत उत्पादकता उसी रोजगार में लगे अन्य सीमांत उत्पादकता के बराबर हो। यानी कि जैसे लैंड की सीमांत उत्पादकता बराबर हो श्रम की सीमांत उत्पादकता के, ये बराबर हो पूंजी की सीमांत उत्पादकता के, ये बराबर हो अन्य साधनों के सीमांत के उत्पादकता के। यानी कि जो भी साधन लगे हैं सभी के सीमांत उत्पादकता एक दूसरे के बराबर हो। ये कुछ इस प्रकार से है जो हमने सम सीमांत उपयोगिता नियम पढ़ा था। सम सीमांत उपयोगिता नियम में उपयोगिता नियम में उसी प्रकार से यहाँ पे ये सम सीमांत उत्पादकता नियम इसको हम कह सकते हैं कि उत्पादन के जो साधन है एक उत्पादन में लगे हुए हैं वो सभी साधनों की सीमांत उत्पादकता दूसरे साधनों की सीमांत उत्पादकता के बराबर हो जाए, वहीं पे उत्पादन संतुलन निर्धारित होगा और वहीं पे उत्पादन के साधन की कीमत का निर्धारण होगा। इसी प्रकार संस्थिति का चित्रण रेखा चित्र से में नीचे रेखा चित्र में स्पष्ट किया गया है। इस चित्र में y अक्ष पर मजदूरी उत्पादकता प्रदर्शित किया गया है। दोनों वक्रों के माध्यम से औसत आय ARP और सीमांत आय उत्पादन MRP प्रदर्शित किया गया है। ई बिंदु तक औसत आय ARP बढ़ता है जो उत्पादन वृद्धि नियम का द्योतक है। ई बिंदु के दाहिनी ओर या नीचे गिरता हुआ होता है जो उत्पादन ह्रास नियम का प्रतीक है। ई बिंदु पर समता नियम लागू है। इसको हमने पीछे देख लिया है कि 3 नियमों में क्रियाशील होता है, एक इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग। तो इस चित्र में चूंकि इस पे मजदूरी या उत्पादन को दिखाया गया है y अक्ष पे और इस अक्ष पे श्रम की मात्रा को हम दिखा रहे हैं, परिवर्तनशील साधन को दिखा रहे हैं। चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में श्रम बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है तो पहले से ही मजदूरी निर्धारित होगी। मजदूरी कितना है, वेज कितना है, तो OW है। OW पर चाहे वो जितना भी श्रमिक चाहे खरीद सकता है, जो AW एवरेज वेज मार्जिनल वेज के बराबर होगा। एवरेज वेज, AW मतलब एवरेज वेज, MW मतलब मार्जिनल वेज, ये दोनों बराबर होगा। जिस प्रकार से हमने रेवेन्यू की दशा में पढ़ा था, एवरेज रेवेन्यू उत्पादक के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगा जो उत्पादक को प्राप्त होता है। और ये इसमें हम श्रम बाजार की दशा में मार्जिनल वेज एवरेज वेज के बराबर होगा जो मजदूर के या उत्पादन के साधन के दृष्टि से देखेंगे जो उसको प्राप्त हो रहा है तो उसकी मार्जिनल वेज एवरेज वेज के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये बराबर है वेज के, जैसे ये बराबर होता था प्राइस के, वस्तु के प्राइस के, वैसे ये बराबर होगा वेज यानी कि मजदूरी के, श्रम के मजदूरी के। तो इसीलिए ये एक सीधी रेखा होगी, श्रम की मजदूरी निश्चित होगी क्योंकि हम जानते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में है तो एक ही मजदूरी दर पे सभी साधनों को बेचा जाएगा और चूंकि मजदूरी दर एक ही होगी OW, इसीलिए ये बराबर होगा मार्जिनल वेज और एवरेज वेज के, OW बराबर होगा। ठीक है, अब आते हैं चित्र में MRP पे। MRP चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता है, MRP ही VMP होगा, ये VMP को भी प्रेजेंट करेगा। MRP ई बिंदु के पहले क्या है, MRP ग्रेटर देन ARP। ठीक है, ARP अभी बढ़ रहा है तो चूंकि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल यानी कि बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है और बढ़ता जा रहा है। और दूसरी चीज ये है, ये भी हम देख रहे हैं कि ई बिंदु के पहले ARP इज लेस देन वेज या यही AW MW के से कम है। ठीक है, तो इस स्थिति में इस दशा में भी उत्पादक के लिए उत्पादन बढ़ाना जरूरी है क्योंकि उसे अभी एवरेज रेवेन्यू कम है वेज से। दूसरी ओर यदि MRP की तुलना करें, ठीक है, इसको पहले हटा लेते हैं, यदि MRP की तुलना करें, MRP वक्र ये आ रहा है MRP वक्र, तो MRP ज्यादा है वेज के। वेज क्या है, OW, ये देख लो ई बिंदु के पहले ये वेज है तो वेज से ऊपर है, वेज लाइन से ऊपर है MRP, तो ये ज्यादा है। इसलिए उत्पादक के लिए ये लाभदायक है कि वो और अधिक श्रमिकों को रोजगार दे और ये तब तक दे जब तक कि MRP बराबर ना हो जाए वेज के। जहां पे MRP वेज के बराबर हो जाएगा
वहां पे उत्पादक को अधिकतम लाभ होगा। इसके आगे दोनों एमआरपी कम हो जाता है वेज के, और एआरपी भी कम हो जाता है वेज के। तो इसलिए उत्पादक को डेफिनेटली इसके बाद लॉस की स्थिति होगी, यहाँ पे लॉस की स्थिति होगी, और ई बिंदु के पहले प्रॉफिट की स्थिति होगी। तो प्रॉफिट की स्थिति होगी, इसलिए ई बिंदु पर जहाँ पे उसका अधिकतम प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा, जो प्रॉफिट हो रहा है वो बढ़ते बढ़ते ई बिंदु पर वो प्रॉफिट समाप्त होने लगेगा, यानी कि सभी प्रॉफिट वो अर्न कर लेगा, कमा लेगा, और इसके बाद ई बिंदु के बाद वो लॉस में प्रवेश करने लगेगा। इसलिए लॉस में प्रवेश करने के पहले ही ई बिंदु पर वो उत्पादन रोक देगा, यानी कि अधिक रोजगार देना बंद कर देगा, यानी कि वो ओएल इकाइयों को रोजगार देगा, यानी कि श्रमिक की ओएल मात्रा को रोजगार में लगाएगा, और ई बिंदु पर संतुलन स्थापित हो जाएगा, जहां पे वेज एमआरपी ए डब्ल्यू एवरेज वेज मार्जिनल वेज के बराबर है, और ये बराबर है एम आर पी के, और एम आर पी भी बराबर है ए आर पी के। ठीक है, और ई बिंदु के बाद चूंकि एम आर पी कम हो जाता है ए आर पी के, तो ये दोनों तीन स्थितियों में कार्य करते हैं। एम आर पी पहले ज्यादा होता है ए आर पी के, ई के पहले ऊपर है, ए आर पी वक्र के ऊपर है। ई बिंदु पे दोनों बराबर हैं, अभी हमने देखा ई बिंदु पर दोनों बराबर हैं, ए आर पी बराबर है एम आर पी के, और ई बिंदु के बाद एम आर पी कम है ए आर पी के। जब हम ए आर और एम आर के बीच संबंध पढ़े हैं पिछले वीडियो में, उसमें देख लीजिएगा ये क्यों ऐसे होता है। तो चूंकि तीन स्थितियों में उत्पादन कार्य करता है उत्पादक, तो इसलिए ये पहले बढ़ते प्रतिफल का नियम, फिर समता नियम, फिर घटते प्रतिफल के नियम पे कार्य करता है। तो उत्पादन का संतुलन वहां होगा जहां पे उत्पादन समता नियम क्रियाशील होगा, और जहां पे एमआरपी बराबर होगा वेज के। इसी बिंदु पर दीर्घकालीन संतुलन की स्थिति होगी। उत्पादक श्रमिकों की ओएल मात्रा लगाएगा, तथा ओ डब्ल्यू मजदूरी जो कि फिक्स है, सभी इकाइयां इसी पे बेची जाएंगी। मजदूरी मतलब सभी श्रम की इकाइयां इसी पे बेची जाएंगी। इस बिंदु पर मजदूरी सीमांत आय तथा औसत आय के बराबर होगा, और संतुलन ई बिंदु पर निर्धारित हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।